हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। अब बात करें थे किशोरावस्था के बारे में। इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं वो आपने यहाँ पर पढ़ लिए हैं। आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर का, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए तो देख लीजिए अभी तक आपने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। आपने एडोलसेंस के बारे में बात की है, जो चेंजेस आते हैं एडोलसेंस में, यानी कि किशोर अवस्था में जो भी परिवर्तन आते हैं उसके बारे में आपने बात की है। आपने बोला कि क्यों यहाँ पर एक ही परिवार के सदस्यों की जो हाइट होती है वो सिमिलर होती है, ठीक है, मिलती जुलती होती है। नेक्स्ट हमने बात की सेकेंडरी कैरेक्टर्स के बारे में, हॉर्मोन्स के बारे में आपने बात की है, और हॉर्मोन्स के कुछ कैरेक्टर आपने देखे जिसमें आपने कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जाम्पल यहाँ पर देखे थे। अब आपने देखा कि जो हॉर्मोन्स है वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, यानी कि फंक्शनिंग किस प्रकार से यहाँ पर आपने देखी थी। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे रिप्रोडक्टिव फेज की, जिसमें आपने फीमेल में रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में बात की है। चलिए नेक्स्ट आपने बात की यहाँ पे डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ बेबी, यानी कि जो यहाँ पर न्यू बॉर्न है उसमें आपने देखा कि किस प्रकार से क्या होता है, गर्ल है या बॉय है, लिंग का निर्धारण किस प्रकार से होता है, ये चीजें आपने यहाँ पर डिस्कस की थी। चलिए तो ये आपने क्रॉस किया था और इसी के माध्यम से आपने समझा कि यहाँ पर जो न्यू बॉर्न है उसमें लिंग का निर्धारण किस प्रकार से होता है। अगर क्वेश्चन आपके पास आया तो इसी प्रकार से आप क्रॉस करेंगे और वहां पर समझाएंगे अपने आंसर। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर ग्रंथियों के बारे में, ग्लैंड्स के बारे में, उनसे स्रावित होने वाले हॉर्मोन्स के बारे में और उनकी लोकेशन, यानी कि ग्रंथि की लोकेशन और हार्मोन का फंक्शन, इनके बारे में हम बात कर रहे थे। 3 कॉलम आपके पास आते हैं जिसमें आपने अभी तक थायराइड, पैनक्रियास और एड्रीनलिन के बारे में आप लोग बात कर चुके हैं। आपने थायराइड के बारे में बात की, पैनक्रियास के बारे में बात की, एड्रीनल के बारे में आपने बात की है, और कुछ ग्रंथियां हमारे पास थी जो आपको होमवर्क में दी गई थी। तो पहले देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं इन तीनों ग्रंथियों के बारे में अभी तक आपने क्या क्या समझा है। थायराइड के बारे में बात की जा रही है। आपने कहा थायराइड से स्रावित होने वाला जो हार्मोन है वो है थायरॉक्सिन, ठीक है, क्लियर है इतनी बात, याद करने में इजी है, थायराइड थायरॉक्सिन। अब देख लेते हैं लोकेशन कहाँ पर है इस ग्लैंड के। आपने कहा इट इज फाउंड एट द फ्रंट ऑफ द नेक बिटवीन द विंड पाइप। आपने कहा जो आपका गला है, आपकी जो श्वास नली होती है, जो आप अपने गले में टच करते हैं वो आपकी श्वास नली होती है। तो आपने कहा जो श्वास नली है, श्वास नली के बीचों बीच, यानी कि जो बीच वाला पोर्शन होता है आपका जो गले का, वहां पर आपकी थायराइड ग्लैंड पाई जाती है। It has a brownish red color and secrete a collection of hormones called as a thyroid hormones। तो यहाँ पर ये क्या कलर आपको क्या बताया है, ब्राउनिश रेड कलर बताया हुआ है। ये हॉर्मोन्स को रिलीज करती है और जिसे आप क्या कहते हैं, थायराइड हॉर्मोन्स कहते हैं। एक हार्मोन नहीं होगा, बहुत सारे हॉर्मोन्स का कलेक्शन यहाँ पर होता है। नेक्स्ट आपने बोला था थायराइड हार्मोन कंट्रोल द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। कार्य क्या है इसका, फंक्शन क्या है थायरॉक्सिन का, आपने कहा आपकी बॉडी में जो मेटाबॉलिक रेट है उसे क्या करता है, यहाँ पर कंट्रोल करता है। अगर यहाँ पर थायरॉक्सिन की कमी हो जाती है तो आपने कहा क्या होगा, गॉइटर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये तो बात की आपने थायराइड के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं पैनक्रियास के बारे में। तो आपने कहा पैनक्रियास से सिक्रेट होने वाले जो हार्मोन है इंसुलिन है और ग्लूकागॉन है। एक और चीज ध्यान रखिए, जो आपकी पैनक्रियाज होती है उसमें दोनों प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती हैं, यानी कि दोनों प्रकार के पार्ट्स पाए जाते हैं पैनक्रियाज में। कौन कौन से, अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि, दोनों पार्ट यहाँ पर पाए जाते हैं। याद देखिए क्वेश्चन आपके पास आता है। अब आपने कहा द पैनक्रियाज इज ऑलमोस्ट अ 6 इंच लॉन्ग ग्लैंड लोकेटेड बिहाइंड द स्टमक, ठीक है। आपने कहा कि ये जो पैनक्रियाज है ये 6 इंच लंबी होती है लगभग। इट प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम्स ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन। पाचक रस को स्रावित करती है, और क्या स्रावित करेगी, ग्लूकागॉन को करेगी और इंसुलिन को करेगी। तो इंसुलिन का फंक्शन आपको बता रखा है, क्या करता है, द इंसुलिन मेंटेन ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। जो इंसुलिन है वो आपके रक्त में ग्लूकोज के लेवल को क्या करेगा, मेंटेन करके रखेगा। अगर यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा ग्लूकोज आपके रक्त में हो गया है तो ग्लूकोज को कैप्चर करके उसे स्टोर कर देता है, ठीक है। ग्लूकागॉन क्या करेगा, आपने कहा था ग्लूकागॉन प्रिवेंट द इंसुलिन लेवल फ्रॉम गेटिंग टू लो इन द बॉडी। अब क्या हो गया, हमने कहा कि हमारे जब भी यहाँ पर पोषण की बात आती है
या डाइजेशन की बात आती है, आपने एक चीज पढ़ी है, हमने कहा हमें जो भी पोषक तत्व होते हैं उनकी हमें आवश्यकता क्या होती है, उचित मात्रा में होती है। सारे ही पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी और उचित मात्रा में होगी। उचित मात्रा से मतलब है कि आवश्यकता से कम भी ना हो, आवश्यकता से ज्यादा भी ना हो। तो आपने कहा कि अगर हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो गई है तो इंसुलिन क्या कर रहा है, उस ग्लूकोज को कैप्चर करके उसे स्टोर कर रहा है, जिससे कि आपका जो ब्लड शुगर लेवल है या आपके ब्लड में, आपके रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा है वो बैलेंस हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि अगर आपके रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा है वो आवश्यकता से कम हो गई है, यानी कि जो ब्लड शुगर लेवल है वो और ज्यादा कम हो गया है, तो ग्लूकागॉन क्या करेगा, अब इंसुलिन को रोकेगा ग्लूकोज को कैप्चर करने से, और जो यहाँ पर स्टोर ग्लूकोज है उसे क्या करेगा, रक्त में यानी कि आपके ब्लड में ऐड करने लगेगा, जिससे क्या होगा, आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है यानी कि जितनी आपको आवश्यकता है। तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों ही क्या कर रहे हैं, अलग अलग कार्य को कर रहे हैं, ठीक है। दोनों का काम एक ही है, लेकिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं। इंसुलिन जहां देखेगा कि शुगर लेवल ज्यादा ना हो, वहीं ग्लूकागॉन देखेगा कि शुगर लेवल कम ना हो जाए, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट आपने कहा द इंसुलिन एक्टिवेट व्हेन द ब्लड शुगर लेवल आर हाई व्हाइल द ग्लूकागॉन एक्टिवेट व्हेन द ब्लड शुगर लेवल आर लो। दोनों एक्टिवेट कब होंगे, इंसुलिन तब एक्टिवेट होता है जब आपका ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है, और ग्लूकागॉन तब एक्टिवेट होता है जब आपका ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है, ठीक है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होगा, आपने कहा डायबिटीज, मधुमेह रोग होता है। अब बात कर लेते हैं एड्रिनल की और एड्रेनलिन की। कहाँ पाई जाती है एड्रिनल जो ग्लैंड है वो आपकी पाई जाती है, इसका जो सबसे पहले साइज आपको बता रखा है वॉलनट के आकार का होता है और आपकी किडनी के ऊपर होता है। जैसे कि आपने कहा ये आपकी किडनी है, बीन शेप की किडनी आपकी होती है, और यहाँ पर आपकी क्या पाई जाती है, एड्रेनलिन ग्लैंड पाई जाती है इस प्रकार से, ठीक है। तो आपको लोकेशन क्या बताई है, किडनी के ऊपर आपकी क्या पाई जाती है, एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है। They secrete more than 150 hormones in the human body for various purpose। तो यहाँ पर बहुत सारे यानी कि 150 से अधिक जो हार्मोन है ये सिक्रीट करते हैं, जिनका फंक्शन भी यहाँ पर क्या होगा, अलग अलग होता है। एड्रेनलिन हेल्प्स इन मैनेजिंग स्ट्रेस एज इट इंक्रीज द ब्लड शुगर लेवल, dilates the pupils, increase the heart rate, enhance the blood supply to the muscles. It also maintain the balance of salt in the blood। आपने कल पढ़ा था, हमने कहा कि जो एड्रेनलिन है उसे हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि स्ट्रेस के टाइम पे ही रिलीज हो रहा है। जब स्ट्रेस के टाइम पे रिलीज हो रहा है तो क्या क्या चीजें आपने बोली थी, आपने कहा था एक तो आपको स्वेटिंग होने लगती है, पसीना आने लगेगा, आपका जो श्वसन दर है वो बढ़ जाएगा, आपकी जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाएगी। ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, ताकि आपको एनर्जी मिले। जो भी स्ट्रेस का टाइम है वहां पर आप कोई भी वहां पर काम करेंगे, आप कोई भी एक्शन वहां पर लेंगे, उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी आपको तब मिलेगी जब आपका ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा। ये ग्लूकोज ब्रेक डाउन तब होगा जब आपको ऑक्सीजन मिलेगी, आपको ऑक्सीजन तब मिलेगी जब आप क्या करेंगे, आपकी जो रेस्पिरेशन जो रेट है वो बढ़ेगा, ठीक है, प्लस आपका जो हार्ट रेट है वो बढ़ेगा। यहाँ तक की बात हम लोग कर चुके थे। अब हमारे पास आती है पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड। तीन ग्लैंड के बारे में अब हम बात करेंगे। चलिए तो सबसे पहले देख लेते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन से हार्मोन निकल रहे हैं। बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया गया है ग्रोथ हार्मोन का, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन क्या होते हैं, वो हार्मोन जो आपकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आपने कहा द पिट्यूटरी ग्लैंड हैज अ साइज एज स्मॉल एज पी, ठीक है। कितनी छोटी होती है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, आपने कहा कि पी यानी कि मटर के दाने के साइज की होती है, एंड इज लोकेटेड इनसाइड द स्कल। आपका जो स्कल होता है, जो कपाल होता है, जो स्कल होता है, स्कल के अंदर पाई जाती है।
It also called as a master gland as it controls the function of all other glands. हम इसे क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को आपने पढ़ा है कि मास्टर ग्लैंड आप किसे कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो और ग्लैंड्स हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो अदर ग्लैंड्स हैं उन्हें क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है। जब आपने पढ़ा था कि जो हार्मोन्स है उनकी फंक्शनिंग आपने पढ़ी थी, तो आपने उसमें क्या पढ़ा था, क्या आपने क्या पढ़ा, आपने कहा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो उससे सिक्रीट होने वाले जो हार्मोन हैं वो किसे स्टिमुलेट कर रहे थे, आपने कहा ओवरी को या फिर आपने कहा टेस्टिस को। ठीक है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड कर क्या रही है, जो दूसरे ग्लैंड है उनको क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है, उनकी फंक्शनिंग को कंट्रोल कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या बोला, इट ऑल्सो सिक्रीट अ प्रोलैक्टिन दैट स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। देखिए जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या करेगी, प्रोलैक्टिन को सिक्रीट करती है। तो क्या होगा, प्रोलैक्टिन जब सिक्रीट होगा तो मिल्क के प्रोडक्शन को क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा। द ग्रोथ हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ पर्सन। और जो यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन है यानी कि जो वृद्धि हार्मोन आपका है वो क्या होता है, किसी भी व्यक्ति के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि आपने कहा अगर किसी की हाइट कम हो गई है, किसी की हाइट छोटी रह गई है, इसका मतलब क्या हुआ, ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज हुआ होगा। कोई आपने कहा बहुत लंबा हो गए हैं, आपने कहा ग्रोथ हार्मोन अच्छे से रिलीज हुआ होगा। कुछ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी हाइट जो होती है वो नॉर्मल से बहुत अधिक होती है, इसका मतलब क्या हुआ, ग्रोथ हार्मोन नॉर्मल यानी कि जो नॉर्मल क्वांटिटी होती है उससे अधिक वहां पर रिलीज हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है थायराइड ग्लैंड। और ये पैराथायराइड ग्लैंड आती है। पैराथायराइड ग्लैंड क्या रिलीज करेगी, पैरा हार्मोन को रिलीज करती है। ठीक है, पढ़ लेते हैं आपने कहा द पैराथायराइड ग्लैंड्स आर लोकेटेड बिहाइंड द थायराइड ग्लैंड। जो थायराइड ग्लैंड के बारे में आपने बात की थी, ठीक है, थायरोक्सिन जो रिलीज कर रहा था जो कि आपके नेक में प्रेजेंट था, तो पैराथायराइड थायराइड के पीछे प्रेजेंट होती है। यानी कि आपने कहा कि पैराथायराइड भी आपकी कहाँ होगी, आपके नेक में ही प्रेजेंट होती है। The parathormone maintain the level of calcium in the body. पैराथॉर्मोन का काम क्या होता है, हमारी बॉडी में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन रखना। If they produce excess of hormones, it can lead the severe effect such as kidney stone and brittle bones. अब अगर क्या हुआ, पैराथॉर्मोन आवश्यकता से अधिक रिलीज हो गया तो ये क्या करता है, इसका आपको जो परिणाम देखने को मिलता है वो है किडनी स्टोन, यानी कि आपकी जो किडनी है, किडनी में पथरी आपको देखने को मिलती है। क्लियर है इतनी बात? चलिए नेक्स्ट आपके पास आता है पीनियल ग्लैंड, जो कि क्या करेगा, मेलाटोनिन को रिलीज करेगा। आपने कहा इट इज ऑल्सो known as third eye and is located between the two halves of the brain. जो आपके ब्रेन के दो हाफ्स होते हैं उनके बीच में क्या पाया जाता है, पीनियल ग्लैंड पाई जाती है, इसे आप थर्ड आई भी कहते हैं। ठीक है, द मेलाटोनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्किंग ऑफ द इंटरनल क्लॉक ऑफ द बॉडी। इंटरनल क्लॉक समझते हैं आप लोग, बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से भी आपने एक चीज पढ़ी होगी। जैसे कि आपने कहा कि अगर आप उठ रहे हैं रोज सुबह 6 बजे आप उठते हैं, तो पहले आप अलार्म लगाते हैं, लेकिन अब क्या हुआ, बिना अलार्म के भी आप 6 बजे उठ जाते हैं। जैसे कि आपने कहा कि आपको सुबह या दिन में नींद नहीं आती है, लेकिन जैसे जैसे रात होने लगती है आपको नींद आने लगती है। जैसे कि आपका एक फिक्स टाइम था कि आपको सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट करना है, आपको ठीक उसी टाइम पे भूख लग जाती है। ये चीजें क्या है आपकी, आपने कहा ये इंटरनल क्लॉक होती हैं, जिस हिसाब से आप अपनी चीजों को सेट करते हैं अब आपकी बॉडी क्या है उसी के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर जाती है। अब आपको अलग से करने की चीजें नहीं है। जैसे कि एग्जांपल हमने लिया, अब आपको अलार्म की जरूरत नहीं है, अब आपका क्या है, आपकी जो नींद है वो खुद ब खुद 6 बजे खुल जा रही है, इसे आप इंटरनल क्लॉक कहते हैं। तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, आपने कहा मेलाटोनिन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दिस मीन्स इट इन्फ्लुएंस द कार्डियक रिदम और अ स्लीप वेक साइकिल ऑफ द बॉडी। ठीक है, यानी कि आपको ये कहा गया कि आपकी जो पूरी साइकिल होती है वो क्या होती है, रेगुलेट कौन कर रहा है, मेलाटोनिन कर रहा है। इसीलिए कहते हैं कि आप आदत बनाइए, पहले पहले आपको खुद क्या करने पड़ेंगे, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, और धीरे धीरे आप देखते हैं कि आप कुछ ना भी करें लेकिन फिर भी आप क्या कर लेते हैं, उसी काम के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। तो ये तो हमने बात की है ग्लैंड्स की, उनके सिक्रीशन की और उनके फंक्शन की। चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है, आपने कहा रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग्स, यानी कि कीड़ों और मेंढकों के जीवन इतिहास को पूरा करने में हार्मोन की भूमिका। सिंपल सी चीज है, आप ये देखेंगे कि जो मेंढक होते हैं और जो यहाँ पर आपके क्या आते हैं, इंसेक्ट आते हैं,
उनमें हार्मोन किस प्रकार से क्या करते हैं, काम करते हैं, ये चीज आपको देखनी है। चलिए, तो आपने क्या बोला, आपने कहा इंसेक्ट लाइक सिन मॉथ एंड सम एनिमल्स लाइक फ्रॉग अंडरगो द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस व्हिच रिजल्ट इन अ ड्रास्टिक चेंजेस इन देयर बॉडीज। क्या होते हैं मेटामॉर्फोसिस? आपने कहा रेशम के पतंगे जैसे कीड़े और मेंढक जैसे कुछ जानवर काया पलट की प्रक्रिया से गुजरते हैं, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप उनके शरीर में भारी परिवर्तन आते हैं। मेटामॉर्फोसिस क्या होती है? आपने कहा कि जैसे आपने देखा होगा जब आपने सिल्क वर्म के बारे में बात की, तो जब जो न्यू बॉर्न सिल्क वर्म होता है वो अपने पेरेंट जैसा नहीं दिखता है, उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, उसके शरीर में बहुत सारे परिवर्तन आएंगे और अलग अलग स्टेजेस आएंगी, और तब जाके आप क्या देखेंगे, जो वहां पर सिल्क वर्म था जब वो अडल्ट हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तब वो अपने जनक की भांति दिखता है। नेक्स्ट आपने क्या बात की, आपने कहा इंसेक्ट हॉर्मोन्स कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट। कीट हार्मोन कीड़ों में काया पलट की प्रक्रिया को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। इन फ्रॉग थायराइड रिलीज थायरॉक्सिन विच कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस इन दैम। अब आपको यहाँ पर नाम बताया गया है तो इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे। आपने कहा थायराइड थायरॉक्सिन को क्या करेगा, रिलीज करेगा, उनमें काया पलट की प्रक्रिया को क्या करेगा, नियंत्रित करेगा। द थायरॉक्सिन ओनली produces with the help of a iodine that is present in the water। अब यहाँ पर देखिए आपने कहा थायरॉक्सिन केवल पानी में मौजूद आयोडीन की मदद से ही बनता है, इसीलिए आपको कहा जाता है, आपके पास एक क्वेश्चन भी आता है कि आयोडीन अगर आप यूज नहीं करेंगे या आयोडीन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा। आपने कहा अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो थायरॉक्सिन यहाँ पर रिलीज नहीं होगा, ठीक है, और इसी का परिणाम आपको गोइटर भी देखने को मिला था। तो नेक्स्ट आपने क्या बोला, इफ there is a lack of iodine in water, the tadpole would never turn into the adult frog। अब यहाँ पर देखिए आपने, ये तो आपने जाना, अगर हम मनुष्य की बात करें तो आपने कहा कि अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो गोइटर वहां पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है, लेकिन अगर पानी में आयोडीन की कमी हो गई तो मेंढक पर क्या प्रभाव पड़ा। आपने कहा यदि पानी में आयोडीन की कमी हो तो टैडपोल कभी भी वयस्क मेंढक नहीं बन पाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने क्या चीज पढ़ी यहाँ पर, आपने कहा कि यहाँ पर जो टैडपोल है वो मेच्योर यहाँ पर अगर हो पा रहा है तो किसकी वजह से हुआ, थायरॉक्सिन की वजह से हुआ। थायरॉक्सिन अगर उसे नहीं मिला तो वो क्या होगा, यहाँ पर एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। क्लियर है इतनी बात? एक बार आप पढ़ लीजिए, जो एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं उसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो आपके पास हेडिंग आती है उसमें आप बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, ठीक है, यानी कि आप यहाँ पर बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को किस प्रकार से आप गेन कर सकते हैं। अलग अलग आपके पास पॉइंट आते हैं, जिसमें सबसे पहले आपने कहा न्यूट्रिशनल हेल्थ ऑफ एडोलसेंस। तो आपने कहा फैक्टर्स दैट लीड्स टू द ओवरऑल वेल बीइंग इन एडोलसेंस। वो कौन कौन से कारक होते हैं जो कि किशोरों को प्रभावित करते हैं। उसमें सबसे पहले आप बात करेंगे न्यूट्रिशनल हेल्थ ऑफ एडोलसेंस, यानी कि किशोरों में पोषण संबंधी कौन सी वो चीजें होती हैं, ठीक है। तो इसमें आपने क्या बात की, आपने कहा द एडोलसेंस एज रिक्वायर्स अ बैलेंस्ड डाइट विच इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स सच एज अ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट अलोंग विद अ विटामिन्स एंड एसेंशियल मिनरल्स। तो आपको यहाँ पर बात की गई है, देखिए चाहे किशोर हो चाहे कोई और व्यक्ति हो, प्रौढ़ व्यक्ति हो, सभी को क्या होती है, बैलेंस डाइट की आवश्यकता होती है, जिसे आप क्या कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। अब संतुलित आहार में दो चीजें आती हैं, मैं आपको बार बार बताती हूँ, आपको याद रखना है। एक तो होते हैं कि सारे ही पोषक तत्व शामिल हों, सारे पोषक तत्व शामिल हों, प्लस पोषक तत्व उचित मात्रा में हों। ऐसे भोजन को आप संतुलित आहार कहते हैं, ठीक है। बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है, संतुलित आहार जैसे आप कह रहे हैं, आपने कहा एक तो सारे ही पोषक तत्व शामिल होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं,
लेकिन उनकी जो मात्रा है वो उचित मात्रा होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें मैक्रो न्यूट्रिएंट की, ठीक है, अगर आपने बात की मैक्रो न्यूट्रिएंट की, क्या आते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में? वो न्यूट्रिएंट जिनकी आवश्यकता हमें अधिक मात्रा में होती है, जैसे कि आपने बोला प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, ठीक है। जैसे कि आपने क्या बोला, प्रोटीन बोला, वसा बोला और कार्बोहाइड्रेट बोला, ठीक है, 3 चीजें आपने बोली। फिर आपने कहा और होते हैं हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट, और क्या होंगे आपके पास? माइक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से पोषक तत्व होते हैं जिनकी आवश्यकता हमें बहुत अधिक मात्रा में नहीं होती लेकिन होती है, एसेंशियल होते हैं हमारे लिए। जैसे आपने कहा विटामिन हो गए हैं, ठीक है। आपने कहा कि यहाँ पर क्या होते हैं, हमारे लिए आवश्यक होंगे लेकिन बहुत अधिक मात्रा में हमें आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये जो तीनों ही आपके पोषक तत्व होते हैं ये आपको एनर्जी देते हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट और वसा मेन होते हैं। इन दोनों का कार्य क्या होता है? हमें ऊर्जा देना। प्रोटीन का कार्य क्या होता है? आपके शरीर का रख रखाव करना, आपके अगर कोई भी टिश्यू, कोई भी सेल्स वहां पर डैमेज हो गई है तो उसकी मरम्मत करना, ये सारा काम प्रोटीन का होता है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात की क्या होती है बैलेंस डाइट? तो यही चीज आपको बताई गई है कि जो सबसे पहले तो जो किशोर होते हैं उन्हें बैलेंस डाइट दी जानी चाहिए जिसमें सारे ही पोषक तत्व उचित मात्रा में शामिल होते हैं, ठीक है। अब हमने कहा क्यों हमें इनकी आवश्यकता होती है। रीजन अगर आपसे पूछा जाए, आपने कहा दिस नीड बिकॉज द बॉडीज ऑफ एडोलसेंस आर चेंजिंग एंड डेवलपिंग एट द रैपिड रेट एट दिस एज। अब हमने कहा कि देखिए बैलेंस डाइट की आवश्यकता तो सभी को होती है लेकिन किशोरों पे सबसे अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि इस टाइम पे उनके शरीर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा उनकी जो वृद्धि है वो बहुत तीव्र गति से हो रही है, तो उनकी बॉडी में कोई भी चेंजेस अगर आ रहे हैं तो उसके लिए उन्हें क्या होगी, एक प्रॉपर डाइट की आवश्यकता होती है, ठीक है। इन्हें क्या होगी, उन्हें ऊर्जा की भी आवश्यकता होगी, उन्हें प्रोटीन की भी आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि उनके शरीर की वृद्धि हो रही है। शरीर की वृद्धि हो रही है तो आपने कहा क्या होगा, सेल्स ऐड होंगी। सेल्स ऐड होंगी तो किस चीज की आवश्यकता है? आपने कहा प्रोटीन की आवश्यकता है, ठीक है। आपने कहा कि यहाँ पर क्या होगा, बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट और फैट की यहाँ पर क्या होती है, आवश्यकता होती है। आपने कहा कि यहाँ पर अलग अलग विटामिन की आवश्यकता होगी। तो इसीलिए क्या होता है, किशोर अवस्था में जो संतुलित आहार है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। Healthy nutrition rich diet are essential for their right growth। अब आपने कहा कि क्या होता है कि उम्र के अनुसार आपके क्या है, आपका जो वेट है, आपकी जो हाइट के अकॉर्डिंग आपका जो वेट है वो अच्छा होना चाहिए। इसके लिए भी क्या है, संतुलित आहार इम्पोर्टेंट होता है। ऑल्सो दे शुड अवॉइड अ फूड सच एज चिप्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडाज, दे हैव अ लो न्यूट्रिशनल वैल्यू। अब आपको ये कहा गया कि जो आपके पैकेट वाली चीजें होती हैं या फिर जो आप मार्केट से लेते हैं या फिर जो आपका फास्ट फूड होता है वो आपको अवॉइड करना चाहिए, बहुत अधिक आपको यूज नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो उसमें बहुत कम मात्रा में आपके पोषक तत्व मिलेंगे या एनर्जी आपको बहुत कम मात्रा में मिलेगी। केमिकल्स होते हैं उनमें जो कि क्या कहते हैं, डाइजेशन में हेल्पफुल नहीं होते हैं, ठीक है। तो क्या क्या चीजें आपने पढ़ी? आपने कहा किशोरों का पोषण संबंधी स्वास्थ्य में आपने क्या पढ़ा? आपने कहा किशोर अवस्था में संतुलित आहार की आवश्यकता होती है जो विटामिन और आवश्यक खनिजों के साथ साथ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जैसे पोषक तत्वों से भरपूर हो। इसकी जरूरत इसलिए होती है क्योंकि इस समय किशोरों के शरीर में तेजी से बदलाव और विकार आते हैं। उनके सही विकास के लिए स्वस्थ और पोषण युक्त आहार आवश्यक होता है। इसके अलावा उन्हें चिप्स, शीतल पेय और सोडा जैसे खाद्य पदार्थों से भी बचना चाहिए क्योंकि इनमें पोषण मूल्य बहुत कम होते हैं, यानी कि आपको एनर्जी बहुत कम मिलेगी, प्लस यहाँ पर केमिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो एक बार देखिए कौन कौन सी चीजें हैं जो कि आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हेडिंग आपके पास आती है उसमें आपको बताया गया है फूड आइटम्स के बारे में, यानी कि भोज्य पदार्थ के बारे में बताया गया है।
सेकंड कॉलम में आपको बताया गया है कि उस भोज्य पदार्थ में कौन से न्यूट्रिएंट यानी कि कौन से पोषक तत्व मिलते हैं, और तीसरे कॉलम में बताया गया है उस पोषक तत्वों का कार्य क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपके पास आते हैं पल्सेस एंड नट्स, जिसमें आप दालों की बात करेंगे और आप नट्स की बात करेंगे। इनमें क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, और प्रोटीन का कार्य क्या होता है, आपने कहा ग्रोथ, जो आपकी वृद्धि हो रही है, और रिपेयर ऑफ सेल, आपकी बॉडी में कोई भी सेल डैमेज हो जाता है, जैसे कि आपने कहा कि आपको अगर चोट लग जाती है तो कुछ दिन में वो चोट ठीक हो जाती है और आपने नॉर्मल, आपकी जो स्किन है नॉर्मल स्किन वहां पर आ जाती है। तो क्या हुआ यहाँ पर, आपकी जो सेल्स थी, जो डैमेज सेल आपकी थी, जो कोशिका थी, उसकी क्या हुई, मरम्मत हुई, और आपको एक नॉर्मल जो स्किन है वो वहां पर देखने को मिली। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, प्रोटीन की आवश्यकता आपको होती है। सेकेंड आपने कहा ऑरेंजेस एंड आंवला, संतरे और आंवला आप लोग खाते हैं, जिन्हें आप सिट्रिक फ्रूट भी कहते हैं। इनमें होता है विटामिन सी। विटामिन सी का काम क्या होता है, कीप द बॉडी हेल्दी बाय प्रोवाइडिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, आपको क्या मिलती है यहाँ पर, जो हेल्दी बॉडी आपकी मिलती है, आपके जो गर्म्स होते हैं उनके लिए भी क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है, आपकी स्किन के लिए भी क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, शुगर एंड प्रोटीन, इसमें आपको क्या मिलेगा, आपने कहा कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। क्या करता है ये, एनर्जी आपको देता है, ऊर्जा आपको देता है। फिर आपने कहा ऑयल, ऑयल में क्या होता है, आपने कहा कौन सा पोषक तत्व होता है, फैट यानी कि वसा होता है, क्या देगा आपको, एनर्जी देगा। नेक्स्ट आपने कहा वेजिटेबल यानी कि सब्जियां, क्या क्या होता है, विटामिन और मिनरल्स होता है, और आपको इनका फंक्शन क्या हुआ, कीप द बॉडी हेल्दी एंड डिजीज फ्री। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो आपको पता होनी चाहिए कि किस भोज्य पदार्थ में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है, क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि आपका कौन सा पोषक तत्व, उसका स्रोत क्या है, उसका सोर्स क्या है, तब तक आप बैलेंस डाइट को कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको पता ही नहीं है कि दालों में प्रोटीन होता है, और अगर आप प्रोटीन के लिए क्या कर रहे हैं, ऑरेंज खा रहे हैं, तो आपको प्रोटीन नहीं मिलेगा। या फिर अगर आपसे कहा जाए कि आपको कार्बोहाइड्रेट लेना है, और कार्बोहाइड्रेट के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर वेजिटेबल्स ले रहे हैं, तो आपको उतनी ऊर्जा नहीं मिलेगी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का सोर्स आपने क्या बोला, आपने कहा कि जो अनाज आपके आते हैं, ठीक है, जो यहाँ पर अनाज होते हैं, जैसे कि चावल हो गए हैं, जैसे कि रोटी हो गई है, इनमें आपका कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि किस भोज्य पदार्थ में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है, और तभी आप क्या करेंगे, अपनी बैलेंस डाइट को यहाँ पर मेंटेन कर पाएंगे। तो ये जो आपको चार्ट दिखाया गया है, एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए, तो आपको हेडिंग पता है कि आप पढ़ क्या रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि वो कौन कौन से कारक हैं जो कि किशोर के स्वास्थ्य के लिए इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें सबसे पहले आपने कहा पोषण संबंधी जो चीजें होती हैं, एक तो वो इम्पोर्टेंट होता है। सेकंड हेडिंग आपके पास आती है पर्सनल हाइजीन, यानी कि व्यक्तिगत स्वच्छता। ठीक है, आपने कहा पर्सनल हाइजीन also play a role in maintaining the mental and physical well-being of adolescents. Here are few ways they can maintain their personal hygiene. यानी कि आपने बोला कि किशोरों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में व्यक्तिगत स्वच्छता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कुछ पॉइंट्स आपको बताए गए हैं जो कि आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आप जो व्यक्तिगत स्वच्छता है, पर्सनल हाइजीन है, उसका ध्यान रखेंगे। सबसे पहला पॉइंट आपको कहा गया है, हैविंग बाथ डेली एज the sweat glands and the oil glands secrete the high amount of sweat and oil in the skin which can lead to bad odor. सबसे पहले आपने क्या बोला था, आपने कहा था कि यहाँ पर जो आपकी स्वेट ग्लैंड होती है और आपकी जो ऑयल ग्लैंड होती है, वो स्वेट और ऑयल का प्रोडक्शन करने लगती है आपकी बॉडी में। ठीक है, इसका रीजन आपने इसका जो इफेक्ट आपने देखा था, आपने कहा था कि आपके पिंपल्स भी होने लगते हैं, क्योंकि क्या है, वहां पर ऑयल का सिक्रीशन हो रहा है। तो आपको क्या करना है, डेली बाथिंग पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप ये चीजें फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होता है, आपको बैड ओडोर देखने को मिलती है। सेकेंड आपने कहा मेंटेनिंग द cleanliness of the body, as there can be chances of getting a bacterial infection otherwise.
तो आपको यहाँ पर अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान भी इसलिए भी रखना पड़ता है क्योंकि जो माइक्रोब्स होते हैं उनसे हमें बचना होता है, ठीक है। वैसे जब आपने पढ़ा था आपके इम्यून सिस्टम के बारे में तो आपने कहा था कि जो आपकी स्किन है वो बैरियर एज अ बैरियर काम करती है, क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं। आप कहीं भी हैं, आप अपने घर में हैं या बाहर हैं, तो बहुत सारे जो सूक्ष्म जीव हैं वो आपके चारों ओर होते हैं। जब आपके चारों ओर होते हैं तो हमने ये भी पढ़ा था कि बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं, हम बीमार पड़ते हैं, उसके लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि हमारे चारों ओर इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, फिर भी हम फ्रीक्वेंटली बीमार नहीं पड़ते हैं। आप ऐसा नहीं होता कि आपको हमेशा ही बुखार है, सीजन वाइज आपको बुखार होते हैं या फिर जब मौसम चेंज होता है तब आपको बुखार होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी में जो आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता है, यानी कि आपका जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम आपको क्या प्रोवाइड करा रहा है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करा रहा है। और इसमें आप पढ़ते हैं अपनी त्वचा के बारे में। तो जो त्वचा है आपकी वो एज अ बैरियर काम करती है, ठीक है। आपकी बॉडी से हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, कुछ ही होते हैं कि जो क्या करते हैं आपकी बॉडी में अंदर आ सकते हैं। या फिर आपने कहा कि आपका जो सलाइवा होता है, आपका जो लार होता है, वो क्या कर देता है, हानिकारक जो सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें मार देता है। या फिर आपके पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो क्या करता है, हानिकारक जो यहाँ पर जीवाणु होते हैं उन्हें मार देता है। तो आपकी जो सुरक्षा है वो इनके द्वारा हो रही है, लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप क्या करें कि पर्सनल हाइजीन रखें, ताकि क्या हो, कम से कम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो आपके कांटेक्ट में यहाँ पर आए। चलिए नेक्स्ट लाइन आपको बता रही है, फीमेल शुड टेक नोट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड प्रिपेयर देमसेल्फ अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताया गया कि जो फीमेल होती हैं जब उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही होती है तब आपको क्या करना है, पर्सनल हाइजीन का वहाँ पर ध्यान रखना है। क्या क्या चीजें आपने पढ़ी, आपने कहा प्रतिदिन स्नान आपको करना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपने कहा कि शरीर की साफ सफाई बनाए रखें क्योंकि अन्यथा जीवाणु संक्रमण होने की संभावना हो सकती है। और यहाँ पर जब भी मेंस्ट्रुएशन होता है तब भी आपको अपनी पर्सनल जो आपकी व्यक्तिगत स्वच्छता होती है या पर्सनल हाइजीन है उसका आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? सेकंड पॉइंट। तीसरा आपके पास आता है फिजिकल एक्सरसाइज, ठीक है। शारीरिक व्यायाम भी क्या होता है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट? सिर्फ आपकी बॉडी के लिए ही नहीं बल्कि आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी जो एक्सरसाइज होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो आपने कहा एक्सरसाइजिंग नॉट ओनली कीप द बॉडी फिट बट ऑल्सो हेल्प इन रिलीविंग स्ट्रेस एंड मेंटेनिंग मेंटल वेल बीइंग, यानी कि व्यायाम करने से न केवल शरीर फिट रहता है बल्कि तनाव से राहत और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने में भी मदद मिलती है। लेकिन आपने कहा therefore adolescent should indulge in sports, exercise, walking, साइकिलिंग एंड अदर फिजिकल एक्टिविटीज। तो आपने कहा कि इसीलिए किशोरों को खेल, व्यायाम, पैदल चलना, साइकिलिंग और अन्य शारीरिक गतिविधियों में शामिल होना चाहिए। चलिए, तो आपके चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक आपके पास आता है दैट इज से नो टू ड्रग्स, यानी कि अब आप बात करेंगे कि नशीली दवाओं से आप क्या करें, दूर रहें। क्या क्या चीज आपको बताई गई? आपने कहा एडोलसेंट एज इनकॉर्पोरेट्स अ डिफरेंट चेंजेस इन द माइंड एंड बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल्स, यानी कि जो किशोर अवस्था में व्यक्ति के मन और शरीर में विभिन्न क्या होते हैं, परिवर्तन आते हैं। कंफ्यूजन की एज भी इसे कहा जाता है। बहुत ज्यादा क्या होता है, कंफ्यूजन होता है इस एज में, क्योंकि आपके जो शारीरिक चेंजेस होते हैं, यानी कि आप शारीरिक रूप से आप में चेंजेस आ रहे हैं, आप मानसिक रूप से आप में चेंजेस आ रहे हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है, कंफ्यूजन की जो स्थिति है वो बनी रहती है। लेकिन आपने कहा एज अ रिजल्ट एडोलसेंट में फील अ लिटिल अनईजी समटाइम्स। तो कभी कभी क्या होता है, किशोर कभी कभी क्या करते हैं, असहज महसूस करते हैं, उन्हें थोड़ा सा बर्डन फील लगने लगता है। However, they should understand that it's natural and they should not be worried about it। तो आपको यही कहा गया कि यहाँ पर किशोर अवस्था में कोई भी परिवर्तन अगर आपके शरीर में आ रहा है या फिर आप किसी भी चीज को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं या फिर आप थोड़ा सा क्या है, आप धीरे धीरे आप इमोशनल होने लगे हैं चीजों को लेकर के, तो ये सारी चीजें क्या होती है, नॉर्मल होती हैं। और हर किशोर की जीवन में क्या होती है, यही सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। बट many times the adolescents are
fooled by others by saying that taking drugs would bring relief to them। तो कभी कभी क्या होता है, आपके दोस्त या फिर आपने किसी ऐसे से सुन लिया कि ड्रग्स लेने से ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं, आपको रिलीफ फील होता है। उस टाइम पे दे शुड ऑलवेज से नो टू दैट एज टेकिंग अ ड्रग्स कैन बी डेंजरस फॉर देम। उस टाइम पे क्या होता है, आपको ड्रग्स को मना करना है, क्योंकि ड्रग्स हमारे लिए क्या होता है, बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। ड्रग्स अगर लेते तो इसका सीधा प्रभाव पड़ता है आपके नर्वस सिस्टम पे, आपके तंत्रिका तंत्र पे, क्योंकि आपने कहा कि आपकी बॉडी में कोई भी जो चीज है, आप जिस भी चीज के लिए रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कोई भी परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा है, आप उसे फील कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, उसकी रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ये सारी चीजें कौन देखता है, आपका नर्वस सिस्टम देखता है। और अगर नर्वस सिस्टम ही काम नहीं करेगा तो जो व्यक्ति है वो कोई भी क्रिया वहां पर नहीं कर पाएगा। ड्रग्स शुड बी टेकन ओनली इफ अ डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड दैम, अदरवाइज नॉट। तो ड्रग्स यानी कि आपने कहा कोई भी ड्रग्स हो, कोई भी दवाई हो, कोई भी मेडिसिन भी होकर, कोई भी अगर आप मेडिसिन भी ले रहे हैं, आपने कहा कि आपको कॉमन कोल्ड भी हुआ है या फीवर हुआ है, आप मेडिसिन ले रहे हैं, फिर भी आप अपनी मर्जी से मेडिसिन नहीं लेंगे, फिर भी आप क्या करेंगे, डॉक्टर अगर कंसल्ट करेगा तभी आप वहां पर मेडिसिन लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपको बताइए, दिस इज बिकॉज द ड्रग्स आर अडिक्टिव एंड वंस अ पर्सन टेक देम दे फील लाइक टेकिंग देम अगेन एंड अगेन। ये ऐसा इसलिए कहा गया कि अगर आप कोई एक बार ड्रग्स ले लेता है, अच्छा ड्रग्स लेने से होता क्या होता है कि अगर किसी ने ड्रग्स ले लिए हैं, क्या होते हैं, ड्रग्स कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि आपके नर्वस सिस्टम यानी कि आपके तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालते हैं, और आपको कुछ टाइम के लिए खुशी मिलती है, आपको सब इजी लगने लगता है, आपको लगता है कि आप कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आप इंजॉय करते हैं, लेकिन कुछ टाइम के लिए। उसके बाद जैसे ही उसका प्रभाव खत्म हुआ, वैसे ही आप अपनी नॉर्मल स्टेज में आ जाते हैं। और अगर आप बार बार क्या करेंगे, ड्रग्स को लेने लगेंगे, तो अब आपके नर्वस सिस्टम को आदत हो गई है ड्रग्स लेने की। उसके बाद क्या होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है उन सारी चीजों को छोड़ना। As a result, mental and physical health of the person start getting affected due to the drugs। तो धीरे धीरे क्या होगा, ड्रग्स से आपकी मेंटल हेल्थ भी यहाँ पर इफेक्ट होगी, आपकी फिजिकल हेल्थ भी यहाँ पर इफेक्ट होने लगेगी। ऑल्सो टेकिंग ड्रग्स थ्रू द सिरिंज कैन कॉज एड्स। यानी कि क्या होता है कि कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं कि इंजेक्शन के थ्रू भी ड्रग्स ले लेते हैं, और इंजेक्शन भी कैसे होते हैं, जो पहले किसी ने यूज किए होते हैं। तो यहाँ पर संभावना क्या होती है, एड्स को फैलने की संभावना होती है। क्या फुल फॉर्म होती है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज। एक ऐसे डिजीज जो कि एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति में फैलती है, और ये क्या करेगी, सबसे पहले आपके इम्यून सिस्टम पे इफेक्ट डालती है, आपका इम्यून सिस्टम वीक होने लगता है। इम्यून सिस्टम अगर वीक हुआ, एक साथ आपकी बहुत सारी बीमारी आपको देखने को मिलती हैं। दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय अ virus that can get transmitted from an infected person to another through the use of a same syringe। आपको यही कहा गया कि ये जो डिजीज है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है, बहुत सारे वेज होते हैं, उनमें से एक है सिरिंज का। Along with this, it can transmit through a sexual contact or from infected mother's milk। इसके अलावा जो एड्स है वो कैसे फैल सकता है, अगर आप सेक्सुअली किसी के कांटेक्ट में आते हैं या फिर इन्फेक्टेड मदर के मिल्क से भी ये पहुंच सकता है। चलिए, सो क्लास आपका जो चैप्टर है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आपको ध्यान देना है चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। जो भी बताया गया है वो आप रिवाइज करेंगे। लास्ट के जो आपके पास टॉपिक आते हैं वो जनरल टॉपिक होते हैं, एक बार आप रीड करेंगे आपको समझ आ जाएगा। तो आज के लेसन में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें आप इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।